सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इंतखाबात का शेड्यूल जारी होते ही मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नून लीग इंतखाबी टिकटों की तकसीम के लिए इजलास पर इजलास कर रही है, तो दूसरी तरफ नई सियासी सफबंदियां और जोड़ तोड़ भी जोरों पर है। सियासी जमातों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए राबते फैसला कुन मरहले में है। पख्तूनख्वा की बात करें तो पीपल्स पार्टी, शेरपा ग्रुप और ANP के सीट एडजस्टमेंट के लिए JI से राबतों की खबरें भी गर्म है। शमूलियतों की बात करें तो साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी और साबिक वजीर हामिद सईद काजमी पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए, जबकि सीनियर वकील लतीफ कोसा ने पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI से ताल्लुक इस्तेवार कर लिया है। आसिफ जरदारी ने PTI से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट ना करने पर मुहर लगा दी है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में PTI गर्म पानियों में दिखाई देती है। पार्टी चेयरमैन जेल में है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से इंतखाबी निशान की भी टेंशन बनी है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। बल्ला बचेगा या छिन जाएगा, आने वाले अगले चंद दिन बड़े अहम हैं, जिनमें कागजात नामजदगी जमा होने हैं। फिर पता चलेगा कि कौन किस पार्टी की तरफ से मैदान में होगा, किसकी सीट एडजस्टमेंट होगी या इत्तेहाद, और इस जोड़ तोड़ के इंतखाबात पर क्या हो सकते हैं असरात। इसी से आगाज करेंगे। शर्मिला फारूकी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ हैं। शर्मिला साहिबा, जिस तरह हम देख रहे हैं जोड़ तोड़ चल रहा है, आज नजर आया कि जिस तरह सरफराज बुगटी साहब साबिक निगरान वजीर दाखिला वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। कोई और लोग भी हम सुन सकते हैं कि आ रहे हैं पीपल्स पार्टी में? जी बहुत शुक्रिया उसामा साहब। देखिए जाहिर बात है, अब इलेक्शन का वक्त नजदीक है और नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो दाखिल कराने हैं, और जाहिर बात है कि जिसने जिस जमात से इलेक्शन लड़ना है उस जमात का टिकट होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं समझती हूँ कि अगले 3 से 4 रोज में बहुत सारे लोग इधर से उधर जाएंगे और मुख्तलिफ जमातों में शमूलियत भी होगी, अलायंसेस भी बनेंगे, सीट एडजस्टमेंट की भी बातें शुरू हो जाएंगी। आई थिंक अब वाकई इस मुल्क के अंदर ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। जो एक अभाम था, जो एक कंफ्यूजन थी और एक जो बेचैनी थी पहले कुछ माह से कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी और न जाने क्या क्या कयास सराइयाँ हो रही थी, लेकिन अब ये तमाम जो अफवाहें ये दम तोड़ चुकी हैं। और उसमें मैं क्रेडिट जरूर दूंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि वो वाहिद जमात थी जो पुरजोर तरीके से और बड़ी शिद्दत से इलेक्शन का मुतालबा कर रही थी। ठीक, अच्छा सेनेटर मोहम्मद साहब, आप फरमाइए, जो हम देख रहे हैं यही सी जोड़ तोड़ में खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ तो लग रहा है कि जिस तरह सिंध में हम पीपल्स पार्टी के हवाले सुन रहे थे, सब इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ JUI से अब ANP, शेरपा ग्रुप और पीपल्स पार्टी और नून लीग तो पहले से JUI से राब्ते में है, वहाँ तो सब आपके खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो इसलिए हमारे खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं कि वो हमें एक फोर्स समझते हैं। उनको पता है कि वो अकेले अगर खड़े होंगे, मतलब एक तरफ आप तो फिल्मों में अक्सर देखा होगा, एक तरफ हीरो होता है, दूसरी तरफ सारे विलन इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये सारे इकट्ठे होकर आके PTI का मुकाबला भी नहीं कर सकते। मैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला बड़े दावे से बचाए, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शन कमीशन कितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करता है, उनसे बल्ले का निशान लेता है नहीं लेता, उनके साथ फेयर प्ले करता है नहीं करता, मुझे 45 की 45 सीटें KP की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आती हुई नजर आ रही है। मैं आपको एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपको पता है हमारे पास जो लोगों ने ये जो प्रेशर में आके और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, उन लोगों ने भी टिकट के लिहाज से PTI को अप्रोच किया है। डू यू नो दैट थिंग? अच्छा, हम लोगों ने क्या कहा है, हमने कहा बिल्कुल हम आपको सोच सकते हैं, लेकिन आप एक काम करो, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि हम उस पार्टी को या उस चीज को छोड़ के हम PTI में जाना चाहते हैं, हम PTI का हिस्सा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। उतनी ही हिम्मत दिखाओ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, तो फिर हम आपको देखेंगे कि भाई क्या वाकई है या नहीं है, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। बिकॉज अभी आहिस्ता आहिस्ता जो टाइम होता जा रहा है, हमें ऐसे लोग चाहिए जो वो प्रेशर भी ले सके, जो आगे जाके लड़ भी सके, क्योंकि आगे एक ये नया लेवल हो रहा है। इस लेवल में अब सारे लोग कहते हैं कि हमें जेल में रखा, ये नहीं रखा, लेकिन जो लेवल इस बार हो रहा है ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ और जो प्रेसिडेंस बन रही है, मुझे डर इस बात का है कि अगले दिनों में जब ये प्रेसिडेंस बन चुकी होगी
तो बहुत सारे लोग, खासतौर पे वो फीमेल्स हैं जिनको आप पहले अकॉर्डिंग टू CRPC 4971 आप उनको क्या कह सकते हैं 90 डेज से ज्यादा नहीं रख सकते थे, चाहे उन्होंने कत्ल जैसा जुर्म क्यों ना किया हो या उनके ऊपर फांसी या सजाए मौत क्यों नहीं हो, आप उनको जेल में नहीं रख सकते। अभी आप 6-6 महीनों से लोगों को रख रहे हैं। तो ये जो प्रेसिडेंस है ना, ये बड़ा खतरनाक प्रेसिडेंस है। नंबर 2, इस तरीके से ये कि जब आप जाते हैं और घर में अगर जो जिस बंदे के लिए जाते वो नहीं होता, तो उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी बहन, उसका बच्चा, उसका अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है उसको भी उठा के ले जाते हैं। तो अगर इस किस्म के ये प्रेसिडेंट्स कायम हो रहे हैं तो फिर मुझे समझ नहीं आती आगे जाके अगले चंद सालों में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक प्रेसिडेंस बन। जी, जो आपने बातें की, पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से बात करती है कम से कम लेवल प्लेइंग फील्ड की। चौधरी मंजूर साहब जो सीनियर रहनुमा हैं, कसूर से उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी ये कहा कि जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी लगी हुई है इस पंजाब में और वो सब नून लीग के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन शर्मिला साहिबा, पीपल्स पार्टी बिल्कुल कहती रही, आपसे भी प्रोग्राम से बात हुई और काफ़ी हद तक बात दुरुस्त थी, लेकिन हमने जो गवर्नर हाउस में देखा, जरदारी साहब अगर गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं, सर्किट हाउस में अगर वो कन्वेंशन कर रहे हैं, तो फिर तो सरकारी तौर पर उनको एक फील्ड तो दिया जा रहा है। लेवल प्लेइंग से कुछ प्लस ही है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर भी वहां पर हैं, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि पीपल्स पार्टी के लिए अब मुश्किलात हैं। देखिए जी, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड तो हरगिज नहीं मिल रही। शुरू दिन से जैसे ही असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी, पीपल्स पार्टी के सिंध में तरक्याती काम रोक दिए गए थे, और ये सारे वो तरक्याती काम थे जिसमें सैलाब ज़रदान के घर बनाए जा रहे थे। फिर आप देखें कि फेडरल कैबिनेट के अंदर आपने ऐसे अशखास को लिया जिनका बराह रास्त बहुत ही करीबी ताल्लुक था PMLN से। फिर जिस तरीके से मियाँ साहब को स्टेट प्रोटोकॉल दिया, जिस तरीके से उनकी सज़ा मुअत्तल हुई, अदालतों से उनकी बरियत हुई, तो ये तमाम चीज़ें किसी और शख्स को या किसी और मुजरिम को तो मुयस्सर नहीं है ना, ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। अब बात यह है कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब जाते हैं और उनको दावत दी जाती है और वहाँ जाके काम करते हैं, वो साबिक सदर हैं और किसी को इस बात पे एतराज होना नहीं चाहिए था। वहाँ पर कोई पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं हो रही थी, सदर साहब को दावत दी गई थी और सदर साहब वहाँ पर गए थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उनको ऑफ कोर्स एक प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। उनका एक स्टेट प्रोटोकॉल है जो कि आइन और ब्लू बुक के अंदर दर्ज है, तो उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। जब मियाँ साहब गवर्नर पंजाब के पास जाते हैं बिल्कुल, उस पर किसी को एतराज नहीं होता, तो फिर इस पे भी एतराज नहीं होना चाहिए। एतराज होना चाहिए अगर वो इलेक्शंस में हैं और गवर्नर के हाउस का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा वहाँ इजलास हो रहा है, तो उस पर तो एतराज होना चाहिए। लेकिन शर्मिला साहबा, जो पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है सिंध में, एक हम देख रहे हैं वहाँ इत्तेहाद की बात हो रही है, यही कुछ हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं। कोई भी जमात नहीं बचेगी। अभी तो यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग उस इत्तेहाद में सब इकट्ठे हो सकते हैं, तो ये एक अजीब सी नहीं क्वेश्चन बनेगी कि वहाँ सिंध में नून लीग आपके JUI खिलाफ और यहाँ पर जनाब आप सब इत्तेहाद में खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन ये इलेक्शन है और इलेक्शन के अंदर जिससे चाहे आप इत्तेहाद करें, ये एक जमहूरी राइट है किसी भी सियासी जमात का। अगर वो तमाम सियासी जमातें जो इकट्ठे होती समझती हैं उनका एक कॉमन एजेंडा है, तो वाई नॉट। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप किसी जमात के अंदर जम हो रहे हैं, आपकी अपनी आइडियोलॉजीज हैं, आपका अपना मंशूर है, लेकिन आप एक कॉमन एजेंडे पे और एक कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं। और मैं समझती हूँ खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और चूँकि वहाँ पर जिस तरह भी बात की गई, क्योंकि समझती है कि वो स्वीप करेंगे तमाम सीट, तो ये इलेक्शन में देखेंगे कि शायद इनको बहुत बड़ा सरप्राइज मिल जाए। अच्छा, चले, जिस तरह सिंध में कहा जाता है कि वो सारे मिलके शायद सरप्राइज दे दें और वहाँ पर पीपल्स पार्टी स्ट्रांग नजर आती है। मोमिन साहब, अभी तो सारे इलेक्शंस होंगे, पता लगेगा कि होता क्या है। आपका दावा, और हर पार्टी ये दावा करती है कि जी हम ज़्यादा सीटें लेंगे, लेकिन चले खैबर पख्तूनख्वा में अगर सब आपके साथ खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये सूरत हाल फिर पंजाब में या बलूचिस्तान सिंध में नहीं है क्या? वहाँ आप कमज़ोर हैं इस वजह से? अभी देखिए कि सरफराज बुख्ती साहब निगरान वज़ीर दाखिला, वो चला गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। वो तो निगरान वज़ीर दाखिला रहे हैं, उनके पास इन 4 महीनों में बड़ी रिपोर्ट्स आई होंगी, बड़ी चीज़ों का उनको पता होगा, बड़ा सोच समझ के उन्होंने फैसला किया होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वो किस सीट के ऊपर, किस पार्टी टिकट के ऊपर एज अ सेनेटर इलेक्ट हुए थे। क्या वो उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं लीगली, यस और नो? क्या उनको पहले सेनेट से इस्तीफा लेना पड़ेगा, फिर जाके दूसरी पार्टी के टिकट पे दोबारा इलेक्ट होना पड़ेगा? दैट इज वन क्वेश्चन। नंबर 2,
आर्टिकल 224(1)(b ये कहता है कि जो निगरान हुकूमत होती है उसके जो मेंबर होते हैं वो और उनकी इमीडिएट फैमिली, जिसमें उसको क्लैरिफाई किया हुआ है कि उनकी स्पाउस और बच्चे, ये जो इमीडिएट नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं उसमें वो हिस्सा नहीं ले सकते टेक्निकली, ठीक है। सो अब मुझे नहीं मालूम कि ये भुट्टी साहब किस लिहाज से इसको हैंडल करेंगे। वो जाते हैं, जरूर उनका पूरा हक हासिल है कि वो किस पार्टी में जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन ही इज अ सिटिंग सेनेटर ऑन अ पार्टी टिकट। उस पार्टी टिकट में होते हुए फ्लोर क्रॉसिंग करना ये खतरनाक बात है, ये गलत बात है। वो जरूर जाएं, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज नहीं करनी है। अच्छा, बाकी रह गई बात, ठीक है, बाकी रह गई बात आपका बाकी सूबों की। जी जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो टोटल नंबर है तकरीबन 12.25 करोड़ 12.5 करोड़ जो वोटर्स हैं, ठीक है, इसमें 60% जो है ना वो 40 या 45 की एज से कम वाले हैं, ठीक है। इसमें से अगर हम पिछली दफा को देख ले तो उसमें 1 करोड़ 60 लाख वो वोटर्स थे जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया था, और जो नए 2.5 करोड़ आए हैं, ये 2.5 करोड़ में हमारे लिहाज से एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी, प्रॉब्ली 70% या 80% जो है वो पीटीआई की है, ठीक है। तो तकरीबन 3-3.5 करोड़ वोट तो कहीं नहीं गए, ठीक है। अब ये याद रखें, ये इसको कहते हैं अंगूठा, या दूसरे लफ्जों में ठेंगा भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लोगों ने क्या करना है, जो जितने भी वोटर्स हैं उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सबको ठेंगा दिखाना है, ठीक है। अच्छा। और अपने अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मोहर लगानी है। मोहर कहाँ लगाएंगे? ज्यादातर लोग जो है ना वो मोहर लगाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट है। अब उसके पास निशान क्या होगा? वो बल्ले का निशान होगा या किसी और चीज का निशान होगा? जो भी निशान होगा, ये एक और चीज है, इसने सोशल मीडिया ने वो जो एक प्रॉब्लम होता था कि अगर आपका कोई निशान होता है वो हटा दो तो जरा लोगों को समझ नहीं आती थी, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। इन्होंने 1988 में जब पीपल्स पार्टी का निशान तलवार हटा के तीर कर दिया तो कौन सा उनको फर्क पड़ गया था? तो ये सारे फसूदा किस्म की वो डाले थी, इसके बावजूद इंशाल्लाह ताला जीतेंगे इस ठेंगे की वजह से। सेनेटर साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी को मुश्किलात जरूर उस दौर में हुई होंगी, जाहिर है कि उसके बाद वो फर्क नहीं पड़ा। इस पर आते हैं निशान पर, इंतखाबी निशान पर। जी बिल्कुल सही सर, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, इस पर दोबारा आते हैं। लेकिन ये जो बात निगरान वज़ीर दाखिला की हुई है शर्मिला साहिबा, ये बात तो दुरुस्त है, आर्टिकल 224, ये तो फिर असल में निगरान सेटअप इसलिए आता है कि वो कोई बाई पार्टिजन यानी कोई वो जानिबदार ना हो। तो अब मसला ये है कि अगर एक निगरान वजीर बनता है, 4 महीने वो जाहिर है उसने सोचा होगा, ये तो नहीं कि उनको रात को ख्वाब आया और सुबह इस्तीफा देकर और पीपल्स पार्टी में चले गए, एकदम तो नहीं हो सकता, बल्कि पहले तो खबरें थी नून लीग की तरफ, तो उन्होंने सोच समझ कर फैसला किया होगा। तो क्या फर्क पड़ता है कि जो और भी इस्तीफे आ रहे हैं, 4 महीने वो उस पार्टी को सर्व करते रहें, उसके इंटरेस्ट को सर्व करते रहें, उस लिहाज से वो अपने हल्के में दीगर जगहों पर मरात एंजॉय करें, अरबों रुपए के उनके पास फंड्स हो सकते हैं वजीरों के पास, और उसके बाद जाकर उस पार्टी को ज्वाइन कर लें, तो ये तो बड़ा अनफेयर नहीं हो जाएगा शर्मिला साहिबा? देखिए जी, इसके ऊपर क्या लीगल बार है या क्या लीगल जो माहिर कानून है उनकी क्या राय है, इसके ऊपर मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने वर्किंग नहीं की है। तो मुझे भी ये थोड़ा सा ये ताजुब आया कि कुछ माह इंटरिम सेटअप में रह के और फिर आप इस्तीफा दे के इलेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि जो हमने सुना पड़ा था वो यही था कि निगरा जो वज़रा होते हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो अब इनके, मुझे नहीं पता ये नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करते हैं या टिकट पे लड़ते हैं, तो क्या इनके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट होते हैं या क्या, वो क्या लीगल पॉइंट उठाते हैं, क्या होता है, क्योंकि फिर ये प्रेसिडेंट बन जाएगा। फिर आइंदा आने वाले दिनों में भी शायद ऐसा ही हो कि बहुत से निगरा जो सेटअप में लोग हैं वो फिर इस्तीफा दे के इलेक्शन लड़ें। सो मे बी आई एम श्योर अगर इन्होंने ये इस्तीफा दिया है इलेक्शन से 1.5 माह कबल जी, तो अपने वकला से मशवरा करके कोई लीगल पॉइंट उठा के किया होगा। बिल्कुल सही है आपकी बात, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन आइन में बड़ा वाज़ेह है कि निगरान सेटअप करनी। अब उनका ख्याल होगा कि शेड्यूल आने से पहले मैंने इस्तीफा दे दिया, मगर निगरान तो वो रहे, और उस पर आपकी भी जाहिर है कि एक हैरानी अपनी जगह दुरुस्त है। एक बात फरमाइएगा कि सरफराज भुट्टी साहब हों या दीगर लोग हों, चाहे बाप पार्टी है, सब जानते हैं कि वो ऐसे नहीं कहीं जाते आते, सोच समझ कर जाते हैं, किसी इशारे पर जाते हैं। तो क्या मियाँ साहब अब शर्मिला साहब लाडले नहीं रहे कि वो लोग जो कह रहे थे कि मैं नून लीग में जाऊँगा या मैं वज़ीर दाखिला ना होता तो मैं नून लीग में होता,
हत्ता कि इसी तरह की बात हम जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उनके हवाले से भी सुन चुके हैं। तो उनका पीपल्स पार्टी की तरफ जाना कहीं ये तो नहीं कि वो हमारी बात हो चुकी है जो कहा गया नून लीग की तरफ से, वो कहीं ख़राब हो गई? आपको क्या लगता है? देखिए जी, टू ईच हिज ओन। अब ये हर इंसान का अपनी ज़ाती राय है, वो किस जमात में जाना चाहते हैं, किस में नहीं जाना चाहते। ज़ाहिर बात है हर इंसान अपनी बेहतरी के लिए भी सोचता है और सोचता है जहाँ उसका फ्यूचर बेहतर है वहाँ पर वो जाए। तो मे बी उन्होंने, ज़ाहिर बात है कि मशावरत करके, गौर फिक्र करके फिर ये फैसला किया होगा। लेकिन देखिए, मियाँ साहब के हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मियाँ साहब ने तो यहाँ कराची में MQM के साथ अलायंस किया है, बलूचिस्तान में इलेक्टेबल्स उनकी पार्टी के अंदर हैं, पंजाब के अंदर तो वो IPP के साथ चले गए हैं और फिर 15 साल बाद वो चल के चौधरी शुजात के पास गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा, मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि जो जमात ये समझती थी कि हम अपनी स्ट्रेंथ पर इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि हमने पूरे पाकिस्तान में बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं और हमारी बहुत पॉपुलैरिटी है, तो उनको इन छोटी छोटी जमातों के साथ अलायंस बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? जी बिल्कुल सही है, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन वो ये भी है कि वो कहेंगे जी पीपल्स पार्टी भी तो सब इत्तेहाद में आ रही है, साथ आ रही है, लेकिन ये है कि पंजाब को वो गढ़ कहा करते थे, वहाँ उनको इस तरह की शायद ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। एक और मामला जो सेंटर साहब आप फरमा रहे हैं बल्ले के निशान का, सर कहा यह जा रहा है कि यह भी हो सकता है कि फिर जाहिर है कि आज़ाद हैसियत में एक तरह से लोग इलेक्शन लड़ रहे होंगे, और अगर 20-20 साल या इससे भी ज़्यादा जिन लोगों का ताल्लुक रहा तहरीक इंसाफ के साथ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़कर जा सकते हैं, तो अब जो आएंगे वो आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे और उसके बाद उनकी वफादारी चेंज करवाना वो बड़ा आसान हो जाएगा। फिर जो रिजर्व सीट्स हैं, शायद अगर मैं गलत नहीं, उनकी तादाद शायद 70 के करीब है, ख़वातीन और दीगर अक़लियतें सब मिलाकर, टेक्नोक्रेट्स वगैरह, तो उसमें अगर आप देखें तो वो तो फिर पार्टी को मिलती हैं, और अगर बल्ले का निशान ना रहा तो आपको तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा मयूं साहब। देखिए, अगर बल्ले का निशान ना रहा तो फिर निशान बदलेगा, उसमें आज़ाद की वो नहीं होगा। ठीक है, आज़ाद आप तब लड़ते हो जब आपकी पार्टी डिस्क्वालीफाई हो जाती है। ये मेरी सोच है। फॉर एग्जांपल, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निशान ले लिया था और वो कर लिया था, तो वो तीर के निशान के साथ लड़े थे, लेकिन उन लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के लिहाज से वो किया था। तो अब उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ तक ये ज़रूर है कि होगा। लेकिन लास्ट रिजॉल्ट, लेट्स पुट लाइक दिस, लास्ट रिजॉल्ट, ठीक है, हम अगर आज़ाद होंगे तो वो प्रोपोर्शनल के लिहाज से हो जाता है। अगर फर्ज करें हमारे लिहाज से 45 बंदे आज़ाद जीते हैं KP के, ठीक है, जी मैं मिसाल दे रहा हूँ, चाहे 45 में चलो 35 जीतते हैं या 30 जीतते हैं या 35 जीते हैं, और बाकी जो है बाकी पार्टीज की होती हैं, तो प्रोपोर्शनली फिर जो आज़ाद होंगे उनको प्रोपोर्शनली आज़ाद सीटें मिल जाएंगी, वो फिर नॉमिनेट कर सकते हैं, वो सारे मिल के एक नॉमिनेशंस कर सकते कि जाए यार सीटें आज़ाद है और हम मिल के एक ग्रुप बना रहे हैं और इस ग्रुप को मिलने चाहिए। देखिए ये एक बहुत बड़ा लीगल इशू होगा। मैं चूंकि लॉयर नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं जस्ट एज अ कॉमन सेंस में इसके बारे में सोच रहा हूँ एज यू स्पीक। ठीक है ना, आपने जब बातें बताई है तो मैं इस पे सोच रहा हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी डिस्क्वालीफाई होगी, कि जिसके लिए हमें जब ये मुस्लिम लीग नून डिस्क्वालीफाई हुई थी तो उसकी वजह ये थी कि उनका जो चेयरमैन था जिसने साइन किए वो डिस्क्वालीफाई हो गया था। इसी लिहाज से तो हमने गौहर साहब को लेकर आए थे कि हमारा चेयरमैन डिस्क्वालीफाई नहीं हो। अब अगर कोई निशान बदलता है तो उससे पार्टी को कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, आपको दूसरा निशान मिल जाएगा, उसकी बजाय वो कुछ और दे देंगे, जो मर्जी दे दे। मेरा नहीं ख्याल कि उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए। अच्छा शर्मिला साहब, आप क्या कहती हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी पर तो ये सब गुजर चुका, एक वक्त था पीपल्स पार्टी बिल्कुल कोई जलसा कुछ नहीं और बड़ा मुश्किल था, जलावतनी भी और निशान भी छीना गया। आप क्या समझती हैं कि बल्ले का निशान वापस लेना इस मौके पर, बिल्कुल जब चंद दिन है इलेक्शंस में, ये दुरुस्त है? देखिए बात यह है कि हम हमेशा हक और इंसाफ की बात करते हैं। अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और नहीं मिलती और नहीं मिल रही, तो हम ना सिर्फ अपने लिए आवाज उठाते हैं बल्कि उसके लिए भी आवाज उठाएंगे जिनको, अगेन जिस तरह आपने कहा कि ना इनके जलसे हो पा रहे हैं, ना ये अपनी बात आवाम तक पहुंचा पा रहे हैं, ना इनको सिंबल दिया जा रहा है, तो हम इनके लिए भी आवाज उठाएंगे। और हमने बारहा कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हमें मिल रही है ना PTI को मिल रही है, और PTI को अगर आप इलेक्शन से बाहर रखते हैं तो इलेक्शन क्रेडिबल नहीं रहेंगे। देखिए आज ये वक्त इन पे है, कल किसी पे भी आ सकेगा। अगर आज हम कोई गलत चीज को सपोर्ट करेंगे तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, कल ये हमारे साथ होगी, कल ये किसी और के साथ होगी,
और इस मुल्क में अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं और आपने इलेक्शंस को क्रेडिबल बनाना है और चाहते हैं कि इस मुल्क में बेचैनी ना हो, सियासी इस्तेहकाम आए, तो आप तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, जाने दें उन्हें अवाम के अंदर, अवाम को फैसला करने दें। दे आर द बेस्ट पीपल टू जज। लेट द पीपल डिसाइड बाय गिविंग देयर वोट टू व्हिचएवर पार्टी दे वांट। देखिए, आपको लोगों की राय का एहतराम करना पड़ेगा। हकीकी जमहूरियत तो यही होती है ना, बैलेट पे डाका नहीं पड़ सकता है। और इस मुल्क में इस वक्त सामा, मैं आपको बताऊं कि 65% जो वोट इस वक्त रजिस्टर्ड वोट है वो यूथ का है, 35 साल और उससे कम। तो आप इनके वोट चोरी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, और सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। ठीक। अच्छा, अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर ना हुए तो क्या फ़र्ज़ कीजिए कि किसी एक पार्टी के होते हैं, तो जो भी पार्टी समझती है कि फ्री एंड फेयर नहीं हुए, तो फिर आप समझती हैं उसका साथ दिया जाएगा? अगर सड़कों पर ना भी आए, एक एहतजाज होगा, असेंबली के अंदर एहतजाज होगा, तो क्या पीपल्स पार्टी उसमें साथ होगी? क्योंकि कहा जाएगा जी कि जो भी हारता है वो इस तरह की बात करता है और फिर अदम इस्तेहकाम रहता है इस मुल्क में। देखिए, मेरी ख्वाहिश है, मेरी जमात की ख्वाहिश है कि इस मुल्क में बैलेट पर डाका ना पड़े, एक बार फिर सिलेक्शन ना हो। लेकिन अगर हो जाती है तो देखिए क्या बना कि ना वो जमात डिलीवर कर सकी। इवेंचुअली ये हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से उनको बाहर जाना पड़ा। मुल्क में सियासी बेचैनी रही, लोगों के मसाइल हल नहीं हुए, मौशी बहरान आ गया। तो अगर आप पाकिस्तान के दोस्त हैं, पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, सच्चे मुहिब्बे वतन हैं, तो इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। इस मुल्क के ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब तक नहीं होंगे, सियासी माशी बहरान रहेगा, इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। और आप यकीन करें, इस वक्त जो हालात हैं, हम शायद इसको बहुत अरसा अफोर्ड ना कर पाएं। इसमें बेहतरी आना जो है वो लाजिम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है आपकी बात। सेनेटर साहब, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए खुदा न खास्ता मुल्क में, तो फिर तहरीक इंसाफ क्या करेगी? अभी भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, प्री पोल रिगिंग की बात की जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट में रिमार्क्स सामने आए हैं कि जी जितने MPOs 700 MPO ऑर्डर्स जारी हुए, शायद पाकिस्तान में ये रिकॉर्ड है, इस तरह पंजाब में, तो उन्हीं लोगों के थ्रू अगर इलेक्शंस करवाए जाते हैं, तो क्या आप इन इलेक्शंस को मानेंगे? जीत जाएंगे तो जाहिर है मानेंगे, लेकिन अगर कोई और हुआ तो फिर क्या यही कहीं दम इस्तेहकाम तो नहीं देखेंगे? फिर पता लगे तहरीक इंसाफ सड़कों पर है, कहीं ऐसी सूरत तो नहीं होगी? या अदालत अगर कहती है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर आ गया कि बस अब इलेक्शंस की तरफ जाएं, चाहे जुडिशल ऑफिसर्स नहीं भी लगते तो आप इलेक्शंस की तरफ तो जाएंगे, अब बायकॉट तो आप किसी सूरत नहीं करेंगे। जब बायकॉट नहीं करेंगे तो उसके बाद फिर एहतजाज की भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये सेगमेंट, इसका जवाब देने से पहले मैं लेट मी अप्रिशिएट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन जनरल, इन स्पाइट ऑफ इसके कि वो हमारे हर जगह पे हमारा उनके साथ मुकाबला है, और इसके बावजूद कि वो लोग हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं कि हमारी कारकर्दगी ठीक थी गलत थी, वो तो अलग डिबेट है। लेकिन उन्होंने हमेशा एक बात कही है कि किसी को भी अननेसेसरी निशाना नहीं बनाना चाहिए, और उन्होंने हर चीज के बावजूद इस चीज का स्टैंड लिया। सो लेट मी अप्रिशिएट उनकी एक पॉलिटिकल माइंडसेट को कि जिस लिहाज से वो करते हैं। एंड आई मस्ट थैंक शर्मिला साहिबा, नॉट ओनली शर्मिला साहिबा, इनके हर एक लीडर ने इस पॉइंट पे जरूर यह किया, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं। तो लेट मी अप्रिशिएट। चलिए, तो बड़ा अच्छा, इसी अच्छे नोट पर सर ब्रेक ले लेते हैं। मोहम्मद साहब, सर मुकम्मल कर लीजिएगा जी, ब्रेक है इस वजह से मुझे ऊपर जा रहा है टाइम, प्लीज आप कंप्लीट कर लें जुमला। देखिए, अच्छा, आपने जो सवाल पूछा था ना, उसका जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देखिए, जब आप जिस तरीके से मैनिपुलेशंस होती है ना, वो ये होती है कि अगर आपके जो टर्न आउट है वो 50% है या 40% है, तो उसमें आपके पास इतने ज्यादा वोट होते हैं कि जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। मेरा ये ख्याल है कि इस दफा तकरीबन 70 to 75% टर्न आउट होना चाहिए, और नहीं है तो सब लोगों को बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये याद रखिए, ये इनके, एक मिनट है, ये लेट मी फिनिश इट, ये वोट इनके जब ये वोट डालेंगे, इसकी हैसियत उन अबाबील के चोंच में उन कंकरियों की तरह होगी कि जिसने इब्राहिम के लश्कर को तबाह किया था। इस लिहाज से इनको अपना वोट डालना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर जो नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको खत्म करना चाहिए। बहुत मैं माजरत भी चाहता हूं सर, क्योंकि टाइम बहुत ऊपर जा रहा है, न्यूज़ अपडेट्स भी हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ थे, शर्मिला फारूकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा ने हमें ज्वाइन किया। ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद नून लीग के सीनियर रहनुमा से बात करेंगे कि काफ लीग को तो इनकार नहीं हो रहा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इनकार क्यों किया। ब्रेक के बाद अब पता चला।
मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम के हवाले से इजलास हो रहे हैं। 12 इजलास हो चुके हैं, लेकिन मसला ये बना हुआ है कि किस किस को एडजस्ट करना है। मुनरिफ अराकीन से भी वादे किए गए हैं जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक में साथ दिया था, PDM का और दीगर जमातों का तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। इसके अलावा काफ लीग भी दावेदार है कि हमें 4 सीटें कौमी असम्बली की चाहिए सीट एडजस्टमेंट के लिए और 8 सूबाई असम्बली की। नून लीग के अपने इस पर खदशात हैं, शायद इतनी वो ना दे सकें। और तो और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उनके हवाले से दावा ये किया जाता है कि शायद वो 25 कौमी असम्बली की और 40 के लगभग सूबाई असम्बली पंजाब की सीट्स जो हैं उनके दावेदार है कि यहाँ पर हमें सीट एडजस्टमेंट चाहिए। हत्ता कि लाहौर में भी कम से कम 3-4 सीटों पर वो चाहते हैं सीट एडजस्टमेंट हो। नून लीग के लिए ये आसान नहीं है। उनके अपने लोग इस पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं कि कहाँ वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी नून लीग के लिए और अब वो लोग जो दूसरी जमातों से आ रहे हैं और उनको टिकट्स मिल रही हैं। तो ये एक मसला बना हुआ है। हकीकत क्या है? क्या नून लीग के लिए कोई बहुत बड़ा मसला है या बड़ी आसानी से हल हो जाएगा? शेख रोहेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। शेख साहब, पहले तो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बताइएगा। माजी में हमने नून लीग को ऐसा करते नहीं देखा कि इलेक्शन से पहले ये सब कुछ हो रहा हो। क्या इसकी वजह है? कहीं नून लीग समझ रही है कि उसके पास उस तरह कैंडिडेट नहीं है, ख़ुद को कमज़ोर समझ रही है? वजह क्या है इसकी? मैं आपकी इस बात को समझ नहीं पाया कि सियासी जमातें जो आपस में इत्तेहाद करती हैं, आपस में देखते हैं कि भाई कौन सी सियासी जमात कितना करीब है आपके, पॉलिसीज उनकी कितनी करीब है आपके। तो उसमें इतनी अचंभे की बात तो नहीं है, ऐसा तो प्रोसेस होता है। और ख़ास तौर पे जिन सियासी जमातों के साथ मुस्लिम लीग नून जिन सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद कर रही है, मेरे ख्याल उनके आपस में खासी एक मेंटल लोकेशन है जो आने वाले वक्त में, आने वाली सियासत में उनको फ़ायदा देगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसलिए कर रहे हैं। और इत्तेमाद भी होता है दोस्तों में, जैसे मौलाना फजल मान साहब हैं, उनका मियां साहब के साथ बहुत अच्छा एक वर्किंग रिलेशनशिप है। चौधरी सिजाद साहब हैं, मतलब एक मजे हुए सियासतदान है, उनका भी मियां साहब के साथ एक पुराना न्याजमंदी तो है। तो इसलिए सब आपस में है। वो इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई ऐसी कोई खास वजह तो मुझे नहीं आती, लेकिन वही सियासत भी है, सियासत करनी है लोगों ने, तो उसके लिए अपना वो। शेख साहब, आपका साथ दिया काफ़ी अरकान ने जो तहरीक इंसाफ में थे, अदम इत्तेमाद की तहरीक में जो मुनहरिफ हुए। अब क्या सबको एडजस्ट किया जा सकेगा नून लीग में, या बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इन सारे मुनहरिफ अरकान को एडजस्ट करना? कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता। जहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो लोग थे जिन्होंने इस मुल्क और मुल्क के अवाम को एक सपोर्ट किया है, तो अगर वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई इतना पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं है, और देखे ना वो जो लोग थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को हरा के आए थे ना, तो अब सिचुएशन देखनी ये होगी कि वो वहाँ पे जो कौन पोटेंशियल कैंडिडेट आया, वो जो लोग पहले 2018 में कम बैक हुआ था जिनका वो है, या आपके वो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में हो जाएगा। देखे ना, एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूंसी के नीचे कहीं कहीं तो 3 प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंसीज है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी उसमें कोई आएगी परेशानी आएगी या उसमें कोई बाहत होगी। एमिकेबली मेरा ख्याल सेटल कर लिया जाए। ये वैसे तो देखे ना, सियासी जमातों में इख्तिलाफात तो होते हैं और हर किसी का हक है इख्तिलाफ उठाए रखना है। ठीक। और आपको पता है इलेक्शन में तो हर किसी का जी चाहता है कि वो इलेक्शन लड़े, और मेरा ख्याल है कि ये इसको रिजॉल्व करे, इतना सीरियस मामला नहीं है, रिजॉल्व कर ले। जिस तरह आपने फरमाया कि पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफ होता है और इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी काफ लीग की अगर बात करें तो काफ लीग दावा कर रही है कि जी 4 कौमी असम्बली की और 8 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर बात हो गई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी कहती है जी बस आखिरी मराइल में नून लीग के साथ हमारी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट। लेकिन क्या आपके जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, मजबूत उम्मीदवार होंगे इन्हीं सीट्स पर जहां पर इनके साथ इत्तेहाद होगा या सीट एडजस्टमेंट होगी, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे? जी नहीं, मैंने आपसे पहले भी जी नहीं, मैंने आपसे पहले भी आपके पहले सवाल में भी मैंने जवाब दिया था कि जहाँ पे देखा ना, टेबल पे बैठ के एक दूसरे को कन्विंस किया जा सकता है कि जहाँ पे आपका कैंडिडेट बहुत मजबूत है वहाँ पे शायद कम्प्रोमाइज नहीं होगा और कन्विंस कर लिया जाएगा कि जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट जो है वो काफी मजबूत है, और जहाँ पे कैंडिडेट मुनासिब नहीं होगा तो दूसरों को ले लिया जाएगा। और मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि
एक नेशनल असेंबली के नीचे 2 प्रोविंशियल असेंबली, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट तो हो ही जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई ऐसा बहुत सीरियस किस्म का इख्तलाफ आ जाएगा जिसको सॉल्व करना मुमकिन नहीं होगा। सारे ही सियासतदान जो है, जो काबरीन है, हर सियासी जमात के काबरीन जो है वो बड़े मजबूत सियासतदान हैं, उनका एक तजर्बा है उनका, और सारे बुर्दबाज किस्म के लोग हैं। इस किस्म की मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा रहनुमा नहीं है जो बड़ा जज्बाती होगा और वो और सिंध में जो इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है तरीके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हम देख रहे हैं, उसमें नून लीग का बड़ा अहम किरदार नजर आता है। MQM तो साथ पहले ही आ गई है। तो ऐसा क्या हुआ कि PDM के मामले के बाद, यानी 16 महीने की हुकूमत के बाद, चंद महीने में ही इतनी ज्यादा तलखियां क्यों बढ़ गई? तलखियां नहीं है, बस वो कुछ, मैं अक्सर बेशतर की बात कहता हूँ, जब आप अल्फाज अदा करते हैं ना, वो अल्फाज बेहतर चुनाव होना चाहिए अल्फाज का। बिलावल साहब जरा जज्बाती हैं, उम्र का तकाजा भी है, तो शुरू में पता नहीं क्या उनको किसने ये एक सबक पढ़ाया था कि आप इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं होता, अब वो जमाना चला गया। अब दोबारा फिर आपको इखलाक और दाश की तरफ आना पड़ेगा। इसके अलावा तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते ना, फिर आपका मुआशरा सारा तबाह होकर रह जाएगा अगर इसी तरह आप करेंगे जज्बाती और इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू और सिर्फ वोटों को और वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप इसकी गुफ्तगू, ये मुनासिब नहीं है। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, देखिए पीपल्स पार्टी सियासी जमात तो है और उनका अपना सियासी नजरिया, अब वो किसके साथ कंफर्टेबल है ये पीपल्स पार्टी को डिसाइड करना ना, बाकी तो किसी को डिसाइड नहीं करना। पीपल्स पार्टी डिसाइड करेगी उन्होंने किस जमात के साथ कंफर्टेबिलिटी है और उनके साथ उनका राज मिलता है, तो वो डिसाइड करेंगे, बाकी किसी ने डिसाइड। आपने बात की अल्फाज के चुनाव की। बिलावल तो मुसलसल मियां नवाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब का रवैया काफ़ी मुख्तलिफ है उनसे। अब ये भी बिलावल कह रहे हैं कि जी 8 फरवरी को हम रायमंड वालों को सरप्राइज देंगे, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं जरदारी साहब माशाल्लाह एक उनकी उम्र गुजरी है, चीज देखी है, सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, तो फिर इंसान का एक तजर्बा दूसरा तरह मैंने पहले ही आपको किया ना, उम्र का बहुत फायदा होता है और उम्र का बड़ा दखल होता है इस मामले में कि आप किस हद तक जज्बाती हैं, आप किसको किस पास से आप कर रहे हैं। सियासत में ठीक है आप दूर जज्बात दिखाएं आपने, लेकिन सियासत में रवादारी को मत छोड़िए और बुर्दबारी को मत छोड़िए। लोग पसंद करते हैं आपके इखलाक को, अच्छे इखलाक को पसंद करते हैं, बुर्दबारी को पसंद करते हैं। ठीक, काफी हो गई मेरा ख्याल में, 3.5 साल काफी किया आपने। अब आगे आपको सियासी तौर पे अपनी मेच्योरिटी का इंतजार करना बेहतर होता है कि आप अपनी सियासी जमात के मैनिफेस्टो जो आपका मशहूर है उस पर आप फोकस करें, या अपनी उन खिदमात पे फोकस करें जो आपने मादी में अपनी खिदमात मुल्क के अवाम के लिए की है, तो मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आहिस्ता आपने देखा होगा कि बिलावल साहब का भी रवैया कुछ तब्दील होता नजर आ रहा है और इलेक्शन करीब जाके शायद हो सकता है वो समझ जाएं कि बेहतर तरीका यही है कि अपने आप को एक लाख दायरे में रखें और ऐसी गुफ्तगू करें जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। बहुत शुक्रिया शेख रोयल असगर साहब, आपने हमें वक्त दिया, हमें ज्वाइन किया है। हसन रज़ा पाशा साहब ने पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हैं। हसन रज़ा पाशा साहब, मामला है इंट्रा पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के। इलेक्शन कमीशन में आज फाइनल आर्गूमेंट्स किए बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, तहरीक इंसाफ के वकील हैं। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ अली गौहर साहब भी पेश हुए और उन्होंने ज़ाहिर है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू में दिया कि जी बिला मुकाबला इसी तरह से होता है और जो अगर किसी खदशात है तो मेंबर हो तो फिर है, तो मेंबर्स ही नहीं हैं। आप क्या समझते हैं कितने स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास कि उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो ठीक है और इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है कि वो अगर कोई उसके अंदर कमी बेशी है तो उस पर वो कोई इस तरह का फैसला दे दे कि जनाब हम आपके इलेक्शंस को नहीं मानते, लिहाजा बल्ले का निशान ही उनसे ले लिया जाए? बात ये है उसामा साहब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आज जब हियरिंग हुई तो प्रेस ब्रीफिंग सुनी अली ज़फ़र साहब की और जो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस उठाए वो अपनी जगह पे उनकी सिग्निफिकेंस है कि क्या आपने किसी दीगर पार्टी के इलेक्शंस पे कोई एतराज़ किया या जिस किस्म के क्वेश्चंस हमारे ऊपर पुट किए जा रहे हैं क्या उनसे किया,
और देखा जाए तो तमाम पार्टीज के इलेक्शंस इसी तरह ही होते हैं कि एक कोई हाल में, बड़े हाल में इकट्ठे हो गए या एक पंडाल बना लिया, उस पर इकट्ठे हो गए और फिर वही बनता है जिसका हर एक को यकीन होता है कि पार्टी का सरबराह वही होगा। और आपको ये भी पता है कि हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज शख्सियात के गिर्द घूमती हैं और वो इंडिविजुअल्स जो कि उस पार्टी के सरबराह बने हुए होते हैं अल्टीमेटली उन्होंने ही बनना है और उनके मुकाबले में कोई बंदा नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि 19-20 के फर्क से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन एक जैसे हैं, लेकिन पीटीआई को ये सोचना चाहिए था कि वो टारगेट है और उनको ये चैलेंज भी होगा, तो उनको थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि कोताही उनसे हुई कि उन्होंने इलेक्शन जिस अंदाज में कराए वो अगर ना कराते और थोड़ा सा बेहतर तरीके से कर जाते तो शायद उनको ये मुश्किल वक्त ना देखना होता। बहरहाल जिस तरफ हालात जा रहे हैं वो कोई उनके फेवर में नहीं जा रहे और अब देखते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम करना या उनको एलिमिनेट करना इलेक्शन के लिए, ये उन लाखों उनके वोटर्स और उनके वर्कर्स उनके साथ ज्यादती होगी और फिर ऑफ कोर्स इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है उस पे बहरहाल क्वेश्चन मार्क होंगे। सब के लिए अपॉर्चुनिटी इक्वल लेवल पे होनी चाहिए और इनका भी हक बनता है कि इनको मौका दें। ठीक, असद पाशा साहब इस पर भी आते हैं, कोताही उनसे कहाँ हुई तहकीक इंसाफ से, लेकिन 70 दिन तक पहले उन्होंने फैसला महफूज रखा, अब भी आपके सामने है इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद ये आखिरी वक्त में इस तरह के फैसले और वो भी महफूज कर लिया जाता है फैसला। ये भी तो एक मुश्किल हो जाएगी तहरीक इंसाफ के लिए कि इसके बाद उनके पास रेमेडी क्या है। अगर उनसे बल्ले का निशान वापस लिया जाता है तो उनके पास टाइम है कि वो आगे अदालत में जाएं, कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, क्या उनके पास कोई इसका चांस है? देखिए अदालतों के दरवाजे तो खुले हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रजू कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, लेकिन एक बड़ी अलार्मिंग सी सूरत हाल है कि आप 22 तारीख तक नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने हैं और जो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए होंगे अपने कैंडिडेट्स उनको यकीनन उन्होंने 7 टिकट भी इशू करने हैं। तो ये बड़ा कम पीरियड है उनके लिए कि वो इंसाफ के लिए वो जब रिज्यू करेंगे तो ठीक, लेकिन ये अपनी जगह पे प्रॉब्लम इनके लिए बनेगी। और आप जी पाशा साहब जो आपने कोताही की बात की, अब उसमें मसला यह है कि अभी तक वो तो ये भी नहीं बता पा रहे कि हमारे कैंडिडेट कौन होंगे। तहरीक इंसाफ को खदशा यह है कि उनके खिलाफ भी केसेस हो जाएंगे, तो ऐसे में वो इलेक्शंस उनके लिए करवाना भी बड़ा मुश्किल था। वो तो कहते हैं कि हमारे लोग आते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। अब ये भी वो बात कर रहे हैं कि जी जो लोग MPO जारी कर रहे हैं, पता लगे हमने कागजात नामजदगी उनके पास जाकर देने और वहीं से वही अफसर जो है MPO भी जारी करके वहीं गिरफ्तार कर ले। हालात तो ये वो कहते हैं, तहरीक इंसाफ इस तरह के इल्जामात लगाती है। वैसे एक बड़ी सिंपल सी प्रपोजिशन है उसामा साहब, जी अगर ये थोड़ा सा इसको एडवर्टाइज करके इलेक्शन करवाते, कोई डेट टाइम प्लेस रख देते और अकबर एस बाबर उनको पता है कि हर मामले में उनको टांग अड़ा रहे हैं और वो हेडर्स क्रिएट कर रहे हैं, उनको एक मैसेज भेज देते भाई फलां तारीख इलेक्शन है, आप अगर लेना चाहते हैं ऐसा तो आ जाए, और वो आ जाते। मुझे बताएं कि वहाँ जो इलेक्टोरल कॉलेज वहाँ पे मौजूद था उनमें से कोई एक वोट भी देने की पोजीशन में होंगे? कतन नहीं। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी जल्दबाजी की, 20 दिन उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाने के लिए दिए थे, तो वो अगर इसको प्रॉपर तरीके से सोच समझ के एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते तो शायद ये जो अभी इलेक्शन कमीशन उनको टफ टाइम दे रहा है उसके लिए भी मुश्किल होता कि वो इस किस्म के क्वेश्चनियर इनको पुट अप करते। बिल्कुल जी आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बात यह है कि वो कहते हैं कि वो तो हमारे मेंबर ही नहीं है और काफ़ी अरसे से वो उनके खिलाफ या शायद 8-10 साल से उनके खिलाफ केसेस लड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ। वो तो ये कंटेंट करते हैं कि वो तो मेंबर ही नहीं है। एक सपोर्टर होना या किसी के साथ होना वो अलग बात है, लेकिन मेंबर ही ना हो तो उसको किस तरह से हम जारी कर दें कि जी वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। जी तहरीक इंसाफ का स्टांस बिल्कुल अपनी जगह पे मुसलसल यार है कि मेंबर नहीं है, लेकिन हमने ये सुना है कि उनके पास कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट का या कोई ऐसा आर्डर मौजूद है जो कि उनकी फेवर में है कि ही स्टिल मेंबर ऑफ द तहरीक इंसाफ।
तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल है, कोई ऐसा ऑर्डर या वर्डिक्ट हाई कोर्ट का मौजूद है, तो फिर उनको कंसिडर करना चाहिए था। और अगर वो गए हैं तो उनको नॉमिनेशन पेपर्स दे देते थे, कोई हर्ज नहीं था। इलेक्शन कमीशन आपने मुकर्रर कर दिया था, वो वहां जाते, जाके नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करते, मुकाबला हो जाता, तो ये बल्कि इनकी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के लिए बेहतर होता। मैं आप जरा थोड़ा सा देखें ना, जो सूरत हाल अभी मैं अर्ज कर रहा हूँ वो होती, और जो अब सूरत हाल है जिसमें से वो गुजर रहे हैं, तो वो आप दोनों का एनालाइज करें तो आपको लगता कि हर एक देखने वाले को लगता कि ठीक है जी, ये कुछ बेहतर हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी जल्दबाजी में कर गए। 20 दिन सफिशिएंट थे इनको इस किस्म के इलेक्शन करवाने में, जो इन्होंने इस दफा की है। अच्छा, लेकिन जो बात इलेक्शन कमीशन की तरफ से नजर आ रही है, आप क्या समझते हैं, मिसाल के तौर पर नून लीग को भी बड़े मौके दिए गए थे और सिर्फ एक दिन पहले अखबार में इश्तिहार है कि शायद कल नून लीग के जो है इलेक्शंस हो जाएं, जिस तरह आपने खुद शुरू में कहा कि सारी पार्टीज का इसी तरह से है। तो अगर इस तरह उनको देखा जाए तो फिर तो शायद कोई भी जमात इस क्राइटेरिया पे पूरा ना उतर सके। देखिए, हर पार्टी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना एक वो बनाया गया है कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस किस सूरत में करवाने हैं, तो उसके मुताबिक वो सामने अगर पढ़ा जाए तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, बड़ा इम्प्रेसिव सा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जितने भी उनके रूल्स फ्रेम किए गए इलेक्शन के हवाले से, हर एक पार्टी के बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपने भी देखा, हमने भी देखा कि हर पार्टी का जो इलेक्शन होता है वो बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी होती है, जो फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। लेकिन आपको याद होगा कि एक वक्त था कि जब मुस्लिम लीग नून के लिए ये मुश्किलात थी और एंड टाइम पे इनको वो उनके जो टिकट थे वो कैंसिल कर दिए गए और सेनेट में उनके जो कैंडिडेट्स थे उनको विदाउट टिकट आज़ाद होकर लड़ना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं। ये प्रॉब्लम्स जो पार्टी फेस, पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा हुआ, उनको पीपीपी बनानी पड़ी, 4 पी आ गए उसमें, और अभी तक वो एग्जिस्ट कर रही है और वो एहतियातन उन्होंने उसको साथ अभी तक रखा हुआ है कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। अंदाजा लगाए तो शायद इनको भी ऐसी कोई पार्टी बनानी चाहिए। लेकिन सर, जो आपने नून लीग की बात की, तो अभी हमारे साथ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि वो उनके जो चेयरमैन थे या कायद थे मियां नवाज शरीफ साहब, वो चूंकि नाअहल हो गए थे, हमने तो इलेक्शंस करवा दिए हैं, हमारा चेयरमैन जो है कन्विक्ट हुआ तो हमने इलेक्शंस करवा दिए, यही तो मजबूरी थी, उसके बावजूद उनके लिए मुश्किलात हैं। लेकिन अभी तक जो इलेक्शन कमीशन का किरदार रहा है, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है? कभी तारीख में आपने इस तरह का देखा कि उससे पहले ही इतने ज़्यादा मसाइल नज़र आए हों कि इतनी दफ़ा वो इलेक्शंस नहीं करवा सके, कभी कोई वजह कभी कोई वजह। अब भी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में मामला, हाई कोर्ट में मामलात, और जिस तरह अतर मिनल्ला साहब ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बात की कि जी ये सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया नज़र आएगा कि 8 फरवरी को क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में कामयाब होते हैं इलेक्शन कमीशन। तो ये एक इदारा, आईनी इदारा, उसके पास इख्तियार है, एक ही काम है उसका, सिर्फ इलेक्शंस करवाना। तो अगर इतने ज़्यादा इतराज़ात, इतने मसाइल नज़र आ रहे हैं, माजी में भी थे, लेकिन अब तो शायद उससे भी बढ़ गए। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर इस तरह का बैरट रखना था तो वो तमाम पार्टीज को रखते तो ज्यादा बेहतर था। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि अभी ये क्वेश्चनियर जो इनको दिया है और जिस तरीके से इनको ग्रिल किया जा रहा है पीटीआई के वकला को और उनके चेयरमैन को, तो ये अगर बाकियों के लिए भी यही पैरामीटर्स होते तो बहुत अच्छा था। और ये सब इसको तहसीन की निगाह से देखते कि राइटी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है और वो अपना एक रोल प्ले कर रहा है अपने दिए गए मैंडेट के मुताबिक, लेकिन ये सिर्फ पीटीआई के साथ हो रहा है। और दूसरी तरफ जो आपने फरमाया है, अभी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन ना करती, आप मुझे बताएं कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जो फैसला किया, राइट और रॉन्ग, मैं उस पे नहीं जाता, मेरिट मेरिट पे, लेकिन देखिए कि उन्होंने इलेक्शन स्टे नहीं किया था, उन्होंने उनका नोटिफिकेशन सस्पेंड किया था। तो लेकिन इनको अपना शेड्यूल दे देना चाहिए था, क्योंकि शेड्यूल तो दे सकते थे। अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल नहीं दिया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने उनको कहा कि डायरेक्शन दी
कि ठीक। विद इन 3 आवर्स आप शेड्यूल अनाउंस करें। ठीक ये है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम सही। इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान को अपने ओन पे ये करना चाहिए था, बिल्कुल ना सही। कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ और बड़ी पाकिस्तान दफा जी की जी सुप्रीम कोर्ट किसी direction के हाँ, वो करते। कहते हैं किसी को कान किसे पकड़ के जो है ना उससे काम करवाया जा रहा हो। ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को बार बार उसकी जिम्मेदारियां याद करवानी पड़ रही हैं कि जी सदर के साथ किस तरह मिलना है, क्या क्या करना है। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा पाशा साहब, आपने वक्त दिया। कुछ देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।